स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा है और इसके डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले की भी जो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है चैनल पे, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। लिविंग वर्ड चैप्टर की और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इससे पहले की सारी वीडियोस अलग अलग किंगडम्स की इस चैनल पे अवेलेबल है, तो एक बार उनसे गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किंगडम फंजाई जो होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अच्छा, जब किंगडम फंजाई की बात आती है तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, ये डायग्राम जो है किंगडम फंजाई में अलग अलग फंजाई ग्रुप्स का या अलग अलग फंगस का डायग्राम है। फंगस आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है कि कभी कभी बारिश बरसात का मौसम होता है तो नम जगहों पे जो नम लकड़ियाँ होती हैं उन पे आपने देखा होगा कि कुछ जाल जैसी संरचना, इस जाल जैसा नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता है, या सड़ी गली कोई चीज़ होती है तो उस पर भी वाइट सा या ब्राउन सा कुछ ऐसे उभर के आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है इसी को हम बोलते हैं फंजाई या फंगी। ये फंजाई जो होते हैं तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे डायग्राम जो बना है ये म्यूकर का है, इसके नीचे एस्परजिलस का डायग्राम आपको दिया हुआ है और इसके नीचे अगैरिकस यानी मशरूम का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये तीन डायग्राम यहाँ पे एनसीईआरटी के हुबहू डायग्राम यहाँ पे लिए गए हैं, जिससे आपके एग्जाम में अगर ये डायग्राम आते हैं, उनका नाम आता है तो आप अच्छे से उसको मैच कर पाए, समझ पाए। तो आपने देखा होगा कि नम लकड़ी पे या कोई सड़ी गली जगह पे सड़गल कोई चीज़ है, ठीक है, कोई पेड़ पौधे की पत्ती कहीं सड़गल रही है, कोई कचड़ा वगैरह सड़गल रहा है, या कोई डेड ऑर्गेनिज्म है वो सड़गल रहा है, तो वहाँ पे उसके ऊपर फंगस वगैरह उग जाते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फंगस या फंजाई। ठीक है, इट इज़ ए लार्ज किंगडम विद मोर देन 1 लाख स्पीशीज। ठीक है, ये बहुत बड़ा किंगडम है किंगडम फंजाई जो है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीशीज हमको देखने को मिलती है फंगस की। ठीक है, ये ऐसा प्लांट किंगडम है ये फंगस जो किंगडम है ये ऐसा किंगडम है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीशीज हमें वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप डिफरेंट कंट्रीज पे जाएंगे तो हर जगह लगभग आपको ये फंगस देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के फंगस होते हैं और अलग अलग चीज़ों पे लग रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल हैबिटाट्स एंड अकर इवन इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म के बाहर भी और डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये फंगस लग जाते हैं। जैसे अक्सर डिसीज़ हो जाती है, हमको रिंगवर्म डिसीज़ हो जाती है, ठीक है, दांत खाज खुजली जैसी डिसीज़ हो जाती है, तो उसमें भी ये फंगस जो है ये इन्फेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये डिसीज़ हो जाती है, जो खुजली वगैरह की डिसीज़ हो जाती है, तो कभी कभार वो फंगस की वजह से भी हो जाती है। ये पैरासाइट्स भी होते हैं, दे आर सेप्रोट्रॉफ्स और पैरासाइट्स। ठीक है, ये एनिमल्स में या प्लांट्स में डिसीज कर रहे हैं तो ये पैरासाइट्स होते हैं, और ये सेप्रोट्रॉफ यानी सड़ी गली जगहों पे उगते हैं तो इनको हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। अलॉन्ग विद बैक्टीरिया दे आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स ऑफ नेचर। और जब भी चीज़ों को सड़ा गला रहे होते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, उनको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे उगेंगे और उनको डिकम्पोज करेंगे, तो एक तरह से ये रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। एक तरह से नेचर के लिए बेनिफिशियल भी है ये, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स की, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। तो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किंगडम फंगस के बारे में पढ़ें, फंजाई के बारे में पढ़ें। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलियम नोटेटम, वो भी इन्हीं की देन थी, यानी पेनिसिलियम जो फंगस होता है उससे ये एंटीबायोटिक बनी थी किंगडम फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो स्टडी है, ठीक है, यानी ये माइकोलॉजी जो है इस क्या है, फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। फंगस के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। अभी तो ये आप में से के उसमें एक चैप्टर में एक हेडिंग है सिर्फ फंगस के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में, लेकिन जब आप बड़े कोर्सेज करेंगे, ठीक है, बड़े लेवल पे जाएंगे, उसमें बड़े कोर्सेज जब करेंगे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें एक अलग से एक स्ट्रीम, एक ब्रांच होती है माइकोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में लोग स्टडी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फंगस के बारे में जान रहे होते हैं। तो ये हमने पढ़ा फंगस के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फंगस जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा किंगडम, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ अवेलेबल है, लाखों स्पीशीज़ की अवेलेबल है।
और हर जगह लगभग पाया जाता है। सड़ी गली चीज़ों से ये अपना फूड ऑब्टेन कर रहा होता है। सेप्रोट्रॉप्स है, ठीक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। जैसे पत्ती वगैरह जंगल में गिर जाती है उनसे, ठीक है, उनको सड़ा गला के, या जंगल में जो जानवर वगैरह मर जाते हैं, शेर वगैरह मार देते हैं जानवरों को, कुछ बच जाता है उनका हिस्सा, तो उनको सड़ा गला के उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे होते हैं। या एनिमल और प्लांट्स में, ठीक है, ये एनिमल और प्लांट्स में भी डिसीज करके उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो पैरासाइट भी एक तरह से होते हैं। और मिनरल्स की, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। और माइकोलॉजी जो है, ये फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से कि ये किस तरह के होते हैं फंगस जो है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, या तो सड़ी गली चीज़ों से, और या नहीं तो किसी में डिसीज करके उससे ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक है। मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट जो होता है ये सिंगल सेल फंगस होता है, ठीक है। ईस्ट के अलावा बाकी सब जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स में देखने को मिलेंगी फंगस में। ईस्ट सिंगल सेल्ड होता है, और ईस्ट का जो है यूज़ कहाँ पे होता है, वाइन इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेसी ईस्ट को बोलते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है वाइन वगैरह वाली इंडस्ट्री में, यानी वाइन वगैरह के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे फंगस मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल्स उसमें होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल होती हैं, और एक लूज टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर भी किंगडम फंजाई से हमको देखने को स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हमको लूज टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, सेल्स वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। प्रोटिस्टा में जैसे सिर्फ सेल्स थी, किंगडम मोना में सिर्फ सेल्स थी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लूज टिश्यू होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक थे, फंगस भी यूकैरियोटिक होते हैं, और लूज टिश्यू हल्के फुल्के टिश्यू बना सकते हैं, ठीक है। फिलामेंटस, इनकी बॉडी जो फिलामेंटस है, एक एक फिलामेंट, एक एक धागा। जैसे आप देखते हो कि एक जो मच्छरदानी होती है, ठीक है, जैसे मच्छर जो है मच्छरदानी लगाई जाती है ताकि वो मच्छर अंदर ना आ पाए उसके, ठीक है। तो ये जो मच्छरदानी एक जाल जैसी जो स्ट्रक्चर होता है, ये नेटवर्क, तो उसमें छोटे छोटे से धागे होते हैं, वो आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं। एक एक धागा मिलके, एक एक धागा मिलके, वो इस तरह से आपस में नेटवर्क, ये अलग अलग धागे जो है मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं मच्छरदानी में, ठीक है, जाल जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर। तो वो जाल जैसा जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम माइसीलियम से कंपेयर कर सकते हैं कि वो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो है वो माइसीलियम होता है, और उसका जो एक एक स्ट्रैंड है, एक एक धागा है, उसको हम हाइफा बोलते हैं। तो यहाँ पे माइसीलियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर है माइसीलियम का, और इसमें बीच बीच में एक एक स्ट्रैंड है जिसको हम हाइफे बोलते हैं। इसमें भी ब्रांच हो सकती है हाइफी में, ठीक है, और इसमें सेप्टम भी आपको देखने को मिल रहा होगा, किसी में सेप्टम होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, यानी बीच में पार्टीशन कभी होगा और कभी नहीं होगा। तो ये माइसीलियम पूरा नेटवर्क है, उसका जाल है, और हाइफा उसका एक धागा है, उस जाल का एक धागा, उसको हम हाइफा बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो छोटे छोटे आपको धागे दिख रहे हैं माइसीलियम में, वो उसको जूम करके यहाँ पे हाइफा दिखा दिया गया। उसमें न्यूक्लियस है, सेप्टम है, सेल वॉल है, मतलब एक सेल का जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा फिलामेंटस होता है, ठीक है, यानी थ्रेड के जैसा होता है, इस तरह का देखने को मिलेगा, रस्सी के जैसा। तो ये इसको हाइफा बोलेंगे। अब माइसीलियम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट और दूसरे होते हैं सिनोसिटिक। जैसे यहाँ पे आपको सेप्टेट पार्टीशन देखने को मिल रहा है। इसी की नेक्स्ट स्लाइड जैसे हम देखें, यहाँ पे अगली स्लाइड अगर इसके हम देखें, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसमें ये है, ठीक है, सेप्टम दिख रहा है यहाँ पे, सेप्टम यानी ये पार्टीशन जो है सेल्स के बीच का पार्टीशन, इसी को हम बोलते हैं सेप्टम। सेल के बीच जो पार्टीशन होता है डिफरेंट सेल के बीच, सेप्टम। तो कुछ हाइफे सेप्टेट होते हैं, उनमें सेप्टम देखने को मिलता है, सेल के बीच में पार्टीशन देखने को मिलता है। दूसरे है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक में पार्टीशन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा भी देख रहे हैं, उसमें कोई पार्टीशन नहीं है। ये सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक में किसी तरह का पार्टीशन नहीं है, ये सिनोसिटिक है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, कुछ आपको बीच में लाइनें, सिर्फ न्यूक्लियस है। यहाँ पे सेप्टम था सेप्टेट हाइफे में, और न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन था, अलग अलग न्यूक्लियस के बीच में, तो एक सेल के जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक सेल एक न्यूक्लियस, एक सेल एक न्यूक्लियस, इस तरह से। सिनोसिटिक में पूरा मिक्स है, ठीक है, कहीं पे कोई सेप्टम नहीं है, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही सेल है लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक, कि जब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। और यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं है, मतलब कि पूरी एक सेल है ये हाइफा जो है, और इसमें ये क्या है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये सेप्टेट, आई होप आपको ये क्लियर होगा सेप्टेट और सिनोसिटिक क्या होती है चीज़ें। ये माइसीलियम इस तरह के होते हैं, अलग अलग फंगस में अलग अलग तरह के माइसीलियम हो सकते हैं, सेप्टेट या सिनोसिटिक। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज, बताया था हमने
कि बैक्टीरियम की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज देखने को मिलता है। यहाँ पे फंगस है, फंगस में जो होता है सेलुलोज नहीं होता, इसको बोलते हैं हम काइटिन। ठीक है, एक जनरल सा टर्म दे देते हैं फंगल सेलुलोज, हालांकि वो सेलुलोज नहीं है, वो क्या है, काइटिन है, सेल वॉल। तो ये फंगस की जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी होती है। फंगस को अगर आप देखो किसी फंजाई या फंगस को, तो वो आपको मशरूम देखा या कुछ देखा तो चमकता हुआ सा शाइनी सा दिखाई देगा बड़ा, ठीक है, क्योंकि उसके चारों ओर काइटिन की एक लेयर होती है। तो ये सेल वॉल इसकी जो है काइटिन की बनी होती है सर, फंगस की। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंगस जो है ये अपना फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो एक तरह से ये डुअल नेचर दिखा रहा है, दो तरह का नेचर दिखा रहा है। एक तो फंगस एक जगह पे रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, हाँ रिप्रोडक्शन हुआ, सीड्स बने तो दूसरी जगह पे फैल गए, वरना तो फंगस क्या होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, जैसे पेड़ रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। और लेकिन ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं, एनिमल्स के जैसे फूड स्टोर कर रहे हैं। ये दूसरे से अपना न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ है, खुद से अपना न्यूट्रिशन, खुद से अपना फूड नहीं बना रहे हैं जैसे प्लांट्स बनाते हैं, उस तरह से नहीं कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, दूसरे जो है अपना फूड, जब वो दूसरे से फूड ले रहे हैं तो उसको स्टोर किस फॉर्म में रख रहे हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। यानी जैसे एनिमल करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को, तो उस तरह से ये स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फंगस दोनों तरह का नेचर दिखाते हैं, प्लांट का भी और एनिमल का भी। यानी एक जगह पे रहते हैं, प्लांट का नेचर शो कर रहे हैं, और इनके अंदर सेल वॉल है, भले काइटिन की बनी है, सेल वॉल है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये एनिमल का नेचर भी शो कर रहा है, यानी डुअल नेचर इनके अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एनिमल के जैसे फूड को स्टोर करके रख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सेप्टेट सिनोसिटिक आपको समझा दिया, सेप्टेट में सेप्टा होता है और सिनोसिटिक में सेप्टा नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर दिख रहे होते हैं। अब इसके बाद बात आती है न्यूट्रिशन की, इनका न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। तो इनका न्यूट्रिशन में बता दिया कि क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे ऐसे उग रहे होते हैं। ठीक है, फंगस जो होते हैं तो जाल के जैसे ब्राउन से या वाइटिश से दिख रहे होते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह पे, नम लकड़ी पे बरसात के मौसम में अक्सर दिखाई देता है कि नम लकड़ी पे ये उगाते हैं फंगस इस तरह के ना। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कुरमुत्ता भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेप्रोफिटिक आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखें अगर तो ये पहला डायग्राम ये जो बना हुआ है, ट्री के बार ये घास फूस वगैरह पे और जो पत्तियां सड़ी गली पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों पे ये उग रहा है, सेप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना ये फूड ऑब्टेन कर रहा है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, तो ये सेप्रोफिटिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरासिटिक ना। ये दूसरे वाले जो है, जो ग्रास हॉपर पे आप दिख रहे हैं ना, ये ग्रास हॉपर के ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, ग्रास हॉपर के ऊपर लगा है, और उसमें ऐसा लग रहा है जैसे अजीब सा उसका स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है, ऐसे डिसीज कर दिया हो। ठीक है, तो ये पैरासिटिक है दूसरा वाला ना, यानी ये क्या करता है कि ग्रास हॉपर के ऊपर ग्रो कर जाएंगे, किसी भी इंसेक्ट, आंट के ऊपर भी, किसी भी इंसेक्ट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, और इस तरह से ये मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी निकल, इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, तो ये मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी निकल आती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, उसमें डिसीज कर देते हैं, ग्रास हॉपर या जो आंट है उसमें क्या कर देंगे, उसको वीक कर देंगे बहुत ज़्यादा, फिर धीरे वो डेड कर जाता है, तो इस तरह से एकदम स्टैचू के जैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये अभी स्टैचू के जैसा हो गया ये ग्रास हॉपर। ये ग्रास हॉपर है, अगर आप ना देख पा रहे इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं एक बार, ये ग्रास हॉपर है। ठीक है, ये ग्रास हॉपर है, तो इस ग्रास हॉपर पे यानी टिड्डे पे, जिसको हम लोग टिड्डा भी बोलते हैं, तो टिड्डे पे ये फंगस उगाया और उसमें क्या कर दिया, डिसीज कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे उसको वीक कर दिया, अब वो मर गया, ये तो मरने के कगार पे आ गया, मर गया, डेड हो गया। ठीक है, उस पर ये उग रहा है, तो एक तरह से पैरासिटिक हुआ ना। नेक्स्ट हम लोग बात, तो ये दो तरह का न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिल रहा है फंगस में, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक है मतलब क्या कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से चीज़ों को सड़ा गला के उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं फंगस, और दूसरे कुछ फंगस हैं जो क्या कर रहे हैं कि दूसरे किसी भी एनिमल वगैरह पे या प्लांट पे उस पर ग्रो करके और उसमें डिसीज करके और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये है पैरासिटिक है दूसरे वाले। अब हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फंगस में। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एक पेरेंट भी अवेलेबल है तो ये रिप्रोडक्शन हो जाएगा, और इससे वो जो एक सिंगल पेरेंट था उससे उसके ऑफस्प्रिंग, उसके संतान बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में मेल फीमेल दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, उनके गैमेट्स मिलेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर क्या होगा कि उसमें उसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन फंगस में होता है। पहला है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। सेक्सुअल में हम 3 टाइप जानते हैं, कौन कौन से हैं? oospore, ascospore और basidiospore। तो इनको डिवाइड कर दिया गया फंगस को अलग अलग टाइप में। कुछ फंगस थे जो असेक्सुअली प्रोडक्शन कर रहे थे, बिना मतलब सिर्फ एक पेरेंट था, एक फंगस था, वो अपनी ऑफस्प्रिंग बना रहा था, ठीक है, बिना दूसरे फंगस के रिक्वायरमेंट के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि दो अलग अलग फंगस हैं, वो आपस में पास पास आए, उन्होंने फर्टिलाइजेशन वगैरह किया और क्या किया कि उन्होंने फर्टिलाइजेशन करके जो है अपने ऑफस्प्रिंग बना लिया, ठीक है, जैसे इंसानों में होता है, मनुष्यों में होता है। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब इसका हम टाइप देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है, हम लोग यहाँ पे जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखेंगे, फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो पहला है oospore। oospore मतलब क्या है? और अलग अलग स्पोर बनेंगे, ठीक है, अलग अलग स्पोरिंग बॉडी बनेगी, अलग अलग आप कह सकते हो बीज जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस बेसिस पर हम फंगस को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ oospore है, कुछ ascospore और कुछ basidiospore। यानी कुछ फंगस में oospore बनेगा और उस तरह से वो अपने ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, अपनी संतान बनाएंगे। कुछ में ascospore बनेगा और उस तरह से यानी ascospore को ग्रो करा के वो अपने जो है ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। और कुछ basidiospore में जो है कुछ फंगस में बेसिडियोस्पोर बनेगा और उन बेसिडियोस्पोर के थ्रू वो अपने नए नए जनरेशन बनाएंगे, नए नए ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। तो इस तरह से जो फंगस हैं ये रिप्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले oospore जान लेते हैं। यहाँ पे आपको oospore दिख रहा होगा कि ये फंगस था एक, ठीक है, यहाँ पे ये फंगस था, उसका माइसीलियम है, ठीक है, और उसके माइसीलियम ने धीरे धीरे अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए छोटे छोटे से, ठीक है, फ्लैजलेटेड, यहाँ पे लिखा है बाइफ्लैजलेटेड ज़ाइगोस्पोर। तो ये कुछ और भी स्पोर बन रहे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में तो हम लोग उसको लेकर चलेंगे। तो और भी कुछ स्पोर से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन वगैरह किया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो अलग अलग स्पोर चाहिए होंगे, तो ये स्पोर्स आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जैसे ज़ूस्पोर है, बाइफ्लैजलेटेड ज़ूस्पोर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इसमें 2 फ्लैजला होते हैं और एक फ्लैजला पे हेयर स्ट्रक्चर होता है। दोनों फ्लैजला के साइड डिफरेंट होते हैं और एक फ्लैजला पे क्या है, हेरी, जैसे आप ये वाला अगर देखें, ठीक है, ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक फ्लैजला इसका काफ़ी बड़ा सा होता है और हेरी होता है, तो इस तरह का, ठीक है, ये स्पोर, इसको बोलते हैं ज़ूस्पोर। तो ये ज़ूस्पोर जो होते हैं, अलग अलग तरह के ज़ूस्पोर हो सकते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर हो सकते हैं, ये आपस में फर्टिलाइज करते हैं और जब फर्टिलाइज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, oospore बना लेते हैं। और oospore की जो वॉल होती है, देखिए आप oospore एग के जैसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे, oospore, इसीलिए oospore नाम है, थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है, साइज में बड़े हैं ये स्पोर, इस तरह से 4-4 बन रहे हैं और ये इनकी वॉल काफ़ी थिक है, मोटी, आप देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी ब्लैक वॉल मोटी दिख रही है, थिक दिख रही है। तो इस तरह से 4 oospore बने। तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं कि ये इसमें oospore बन रहा है। तो कुछ फंगस में इस तरह से oospore बनते हैं, उनका माइसीलियम था, उसमें से ज़ाइगोस्पोर वगैरह बने, यानी कुछ मेल फीमेल जैसे स्ट्रक्चर्स बने और ये गैमेट बने और फिर उन्होंने आपस में फर्टिलाइज वगैरह किया तो oospore बने। अब इस oospore ये जगह जगह जाएंगे और नया माइसीलियम, नया फंगस बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद है एस्कोस्पोर और बसिडियोस्पोर। तो एस्कोस्पोर के लिए हम लोग ये वाला डायग्राम देखते हैं कि एस्कोस्पोर किस तरह से बनता है। जैसे ये माइसीलियम था, ठीक है, यहाँ पे माइसीलियम दिया हुआ है, ये 2 न्यूक्लियस पास पास इसमें थे, ठीक है, एक मेल समझ सकते हैं हम लोग और फीमेल, 2 अलग अलग न्यूक्लियस पास पास हैं, ठीक है, मेल गैमेट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का। तो 2 न्यूक्लियस पास पास आ गए हैं और इन्होंने क्या किया, फिर आपस में फर्टिलाइजेशन वगैरह किया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करके अलग अलग स्पोर बना लिया। यहाँ पे इन्होंने फर्टिलाइजेशन दोनों आप पास पास मिल गए। इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन आपको याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस थे, मेल और फीमेल न्यूक्लियस, ये आपस में फर्टिलाइज कर लेते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है यानी कि एक जाइगोट बन गया है, ठीक है, जैसे ह्यूमन में जाइगोट बनता है ना, स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं, उसी तरह से ये फंगस में कि इसके मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस मिलकर जाइगोट का न्यूक्लियस बना लिए, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लिए। अब इस जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा
और माइटोसिस हम लोग जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन होता है, बहुत सारे उससे जो है और न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो बहुत सारे और न्यूक्लियस बन जाएंगे और वो न्यूक्लियस जो है अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक अपने चारों बाउंड्री बना लेंगे, तो ये एस्कोस्पोर बन जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको एस्कोस्पोर, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो ये पूरा है ये एस्कोस्पोर, ठीक है। कितने सारे ब्लू, 4 ब्लू और 4 रेड आपको एस्कोस्पोर दिख रहा है। तो इस तरह से बड़े बड़े एस्कोस्पोर बन जाते हैं। तो कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो एस्कोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा कि इसमें पहले माइसीलियम था, उसमें न्यूक्लियस थे, वो न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज किए, जाइगोट बनाए, और फिर इन जाइगोट में के न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से बहुत सारे स्पोर्स बन गए जिसको हम एस्कोस्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे स्पोर बनते हैं बसीडियोस्पोर, लास्ट वन इज बसीडियोस्पोर। तो यहाँ पे हम लोग बसीडियोस्पोर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बन रही होती है, बड़ी ब्यूटीफुल सी फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखिए बसीडियम बसीडियोस्पोर, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है डायग्राम, इधर वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, बसीडियम और बसीडियोस्पोर वगैरह बन रहे हैं ना। ये मेन फ्रूटिंग बॉडी बसीडियम होती है, बसीडियम के ऊपर क्या है, स्पोर लग जाते हैं, बसीडियोस्पोर यहाँ पे ये बना हुआ है, बसीडियम इस तरह से। यानी माइसीलियम था, यहाँ पे दिखा फ्रूट बॉडी माइसीलियम, ये माइसीलियम था ना। माइसीलियम पास है, इनमें रिप्रोडक्शन वगैरह हुआ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, मेल फीमेल गैमेट वगैरह मिले, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये स्पोर्स बने, ठीक है, इसकी फ्रूटिंग बॉडीज पे स्पोर, बसीडियम के ऊपर काफ़ी स्पोर बन गई, ये बसीडियोस्पोर। यहाँ पे आपको गोल गोल देखने को मिल रहा है, इधर देख लीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जो 4 बन रहा है, तो 4 का एक क्लब होता है, गुच्छा होता है। तो इस तरह से ये स्पोर बने। अब यही बसीडियोस्पोर टूट के अलग हो जाएंगे और एक नया फंगस बना लेंगे, ये वाला फंगस, ठीक है। कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, इसको बदल लेते हैं, ये वाला फंगस बना लेंगे, ठीक है। तो ये नया फंगस यहाँ पे बन गया इस तरह से। एक बार और इसको पूरा प्रोसेस हाईलाइट करके बता देते हैं। सबसे पहले क्या था कि ये इसके माइसीलियम था ना, ये इसका माइसीलियम है, इधर वाला माइसीलियम। फिर 2 अलग अलग तरह के मेल और फीमेल माइसीलियम पास है, रिप्रोडक्शन वगैरह किए, और जब वो रिप्रोडक्शन कर लिए तो यहाँ पे स्पोर, ये बसीडियम बना, बसीडियम के ऊपर बसीडियोस्पोर बन गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से गुच्छा बसीडियम और बसीडियोस्पोर बन गया। और जब बसीडियोस्पोर बन गया, ये फ्रूटिंग बॉडीज बन गई, तो ये अलग हुई, ये टूट के अलग हुई फ्रूटिंग बॉडीज, और ये क्या बना देंगे, ये बसीडियोस्पोर टूट के अलग हुए और बसीडियोस्पोर जो है नया फंगस बना देंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे, तो नया फंगस बना देते हैं ये, ठीक है। फिर उसका माइसीलियम वगैरह फिर से बन जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये 3 तरह से होता है। कौन कौन सा है, पहला oospore है, सबसे पहले जो हमने देखा था oospore, ये वाला oospore के बाद देखा एस्कोस्पोर, और एस्कोस्पोर के बाद देखा बसीडियोस्पोर। तो इस तरह से इन 3 तरीकों से फंगस में रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, कि ये जब ये चीज़ें हो रही हैं, ये स्पोर्स बन रहे हैं, तो इनसे पहले का थोड़ा सा प्रोसेस क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से जो उनके अलग अलग स्ट्रेन्स बोलते हैं हम लोग, इसमें मेल फीमेल तक क्लियर नहीं होता है, तो अलग अलग स्ट्रेन्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रेन्स जो है पास कैसे आ रहे हैं, प्लस माइनस जनरली दिखा होता है बुक में, अगर आप देखेंगे बोर्ड वगैरह की बुक में तो उसमें प्लस माइनस साइन बने होते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन है, ये अलग अलग, यानी प्लस वाला जो होता है मेल की तरफ, माइनस वाला फीमेल की तरफ, इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं अलग अलग स्ट्रेन, मेल फीमेल की तरह से एक तरह से। तो ये जो अलग अलग माइसीलियम है, मेल और फीमेल, या अलग अलग इनके गैमेट हैं, तो ये पास आते हैं। तो ये किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मतलब क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको हाईलाइट करें कि इसमें 2 माइसीलियम पास आ जाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये 2 माइसीलियम पास आ जाएंगे और उनका साइटोप्लाज्म जो होगा, ठीक है, वो आपस में मिल जाएगा। तो 2 अलग अलग माइसीलियम थे, एक मेल की तरह एक्ट कर रहा था, एक फीमेल की तरह बिहेव कर रहा था, दोनों पास आ गए और एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल गया, गेमी मतलब मिलना, ठीक है, मैरिज। तो एक तरह से दोनों का साइटोप्लाज्म क्या एक दूसरे से मिल गया, फ्यूजन, इसको फ्यूजन भी हम कह सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मोगेमी में। तो एक तरह से जब मिल गए, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे डेफिनेशन दी है, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तो ये जब मिल गए तो इसको क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। अब जब ये मिल गए तो अब ये क्या करेंगे, वही स्पोर्स वगैरह बनाएंगे, एस्कोस्पोर या बसीडियोस्पोर जो भी फॉर्म करना था, तो ये आगे वो चीज़ें करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके जैसे यहाँ पे बसीडियम बन रहा है और बसीडियोस्पोर्स बन रहा है, तो इस तरह से स्पोर्स वगैरह बना लेते हैं। फिर हम इसकी बात करेंगे कैरियोगेमी की। एक और प्रोसेस होता है कैरियोगेमी की, अभी तो इनका क्या मिला है,
प्लाज्मोगेमी हुई है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म मिला है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कुछ फंगस में कि उनका प्रोटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस भी मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी, ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस भी मिल जाता है। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ना, ये होता है डिलेड फ्यूजन या डाइकैरियन 1+1 स्टेज होती है, ये आपको याद रखना है कि डाइकैरियन स्टेज बनती है 1+1। यानी यहाँ पे क्या होगा कि दो गैमेट जो है जब वो मिलेंगे, दो न्यूक्लियस जब मिलेंगे 1+1 अलग अलग न्यूक्लियस, तो वो आपस में तुरंत ही फ्यूज नहीं कर लेंगे, तुरंत ही जाइगोट या 2n नहीं बना देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2n आपको देखने मिल रहा है, तो ये 2n तुरंत ही नहीं बन जाता है, ठीक है। ये बनता कब है, जब ये 1+1 वाले जो हैं, जब ये अलग अलग न्यूक्लियस जो है थोड़ी देर कुछ देर साथ में रहेंगे, ठीक है, फिर जाके वो जाइगोट बनेगा, 2n डिप्लॉयड स्टेज बनेगी। तो ये कैरियोगेमी में यही होता है कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस होता है, लेकिन थोड़ा डिलेड होता है, थोड़ी देर में फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का। तो जब दो न्यूक्लियस पास पास में पड़े हुए हैं, एक मेल और जैसे आप देखें एक मेल न्यूक्लियस पड़ा है और एक फीमेल न्यूक्लियस पास में, दो न्यूक्लियस जो हैं वो पास में है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कलर से बना देते हैं कि एक है ये मेल न्यूक्लियस पास में है और इसके पास एक है फीमेल न्यूक्लियस, यहाँ पे है फीमेल न्यूक्लियस। तो इस तरह से दो न्यूक्लियस ये दोनों पास पास पड़े हुए हैं, जैसे इस रिफ्लेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऑरेंज जो है मेल न्यूक्लियस है और एक ब्लू जो है वो फीमेल न्यूक्लियस है। तो इस तरह से दो न्यूक्लियस आपस में पास पास पड़े हुए हैं, तुरंत ही ये फ्यूज नहीं कर जाएंगे, एक दूसरे मिलकर जाइगोट नहीं बना लेंगे, थोड़ा डिले होगा ये चीज़। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन 1+1 कंडीशन। ये जो आपको दिख रही है कि एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल न्यूक्लियस पास पास प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक है। फिर ये फ्यूजन कर लेंगे और कैरियोगेमी कर लेंगे, कैरियोगेमी कर लेंगे तो 2n डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 2n डिप्लॉयड जाइगोट बना हुआ है कैरियोगेमी के बाद, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्कोमाइसिटीज। एग्जाम्पल क्या है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, यानी एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बनने से पहले ये कैरियोगेमी होती है, ठीक है। एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बनने से पहले इस तरह की कैरियोगेमी होगी। यानी इसमें क्या है कि न्यूक्लियस पास पास आएंगे और एक साथ मिलके रहेंगे कुछ देर के लिए, फिर बाद में वो फर्टिलाइज करके एक दूसरे को फिर वो जाइगोट बना लेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस जो होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स, यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियस मिलकर क्या बना लेते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होते हैं ये क्या बना लेंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका आगे एक फिगर देखें, ये कैरियोगेमी अगर आपको समझ में आई, दो न्यूक्लियस पास पास मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लिए, जाइगोट बना लिए। अब यही बाद में जो है नया फंगस बनेगा, या इससे स्पोर बनेगा और स्पोर से फिर नया फंगस बनेगा। तो बेसिकली दो न्यूक्लियस पास पास में कुछ देर थे, फिर बाद में एक सिंगल न्यूक्लियस बना लिए ना। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मियोसिस की। तो मियोसिस जो होता है वो स्पोर्स में होता है, ठीक है। जैसे जो स्पोर्स बनते हैं, जब ये जाइगोट बन गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो बना है उससे हैप्लॉयड स्पोर्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोर्स भी बन सकते हैं, हैप्लॉयड भी, तो कभी कभी हैप्लॉयड स्पोर्स भी बन जाते हैं। तो इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस क्या होती है अगर आपको बताएं तो यहाँ पे 2n से n स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, 2n से n, 2n है तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको लिखने में, 2n है, इससे n स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। 2n से जब n स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम से जब हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, यानी पेरेंट में दो क्रोमोसोम थे तो उसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो इसमें फंगस में, डॉटर में, उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं मियोसिस। अब ये मियोसिस जो होता है, ठीक है, क्योंकि जाइगोट 2n होता है तो उसमें कभी कभार मियोसिस हो जाता है। कुछ फंगस में ऐसा होता है कि उसका जाइगोट जो है जो 2n है उसमें, जैसे यहाँ पे भी आपको जाइगोट 2n देखने को मिल रहा है, तो कुछ फंगस जो होंगे तो उसके जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, यानी 2n से n बन जाएगा और स्पोर्स जो बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे। किस तरह का स्पोर्स होंगे, हैप्लॉयड। जैसे यहाँ पे आप बसीडियम को भी अगर देखें, बसीडियो स्पोर्स ना, तो ये भी आपको हैप्लॉयड दिख रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें आपको, ये चीज़ हैप्लॉयड स्पोर n, यहाँ पे 2n था, ये जो था बेसिडियम, और जो इसको स्पोर्स बने वो n बने, ठीक है। अब क्लियर है कि क्या हो रहा है मियोसिस में, कि जब डिप्लॉयड जाइगोट होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके उसमें मियोसिस हो जाता है और वो हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेता है, तो एक तभी तो चार वो बने। मियोसिस में ऐसा होता है कि एक सेल से चार सेल बनती है, तो वहाँ पे एक जाइगोट से चार वो स्पोर्स बन गए हैं, मियोसिस हुआ है यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है, आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर हो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो
अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा था, असेक्सुअल सेक्सुअल दो टाइप का होता है। असेक्सुअल बहुत सिंपली होता है, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट यानी दो फंगस वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। और जब इसमें अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसमें अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, एस्कोस्पोर्स, बसीडियोस्पोर्स और यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बन रहा है और oospore। ठीक है, सबसे पहले oospore बनेगा, फिर एस्कोस्पोर और बसीडियोस्पोर भी बन सकता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इसमें अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्पोर बनने से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो रही है, कैरियोगेमी में प्रोटोप्लाज्म मिलने के बाद न्यूक्लियस भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, और मियोसिस में क्या हो रहा है कि जाइगोट में जब उसमें डिवीजन हो रहा है तो 2n से हैप्लॉइड कंडीशन बन रही है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। तो एक बार स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा इसके बारे में, फंगस के बारे में। सबसे पहले फंगस के बारे में क्या पढ़ा कि फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं, हेट्रोट्रॉफ है, सैप्रोफिटिक है। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन दूसरे से ऑब्टेन करते हैं, नेचर के रिसाइकलिंग में काम आते हैं, तो एक बहुत अच्छे से ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नेचर में रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट की, वरना तो क्या अगर ये रिसाइकलिंग ना करें तो चीज़ें जो है वो एक्मुलेट होती रहे। कोई सड़ा के लिए कोई चीज़ पड़ी ना, कोई जानवर जो है डेड कर गया, अब वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, सड़गल नहीं रहा है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो नेचुरली और बाकी चीज़ें तो उसको सड़ाएंगे लाएंगी। ठीक है, या वो ऐसे ही पड़ा हुआ तो उसमें से महक निकलेगी, बड़ी बदबू निकलेगी। तो अगर ये फंगस उस पर नहीं लगेंगे या बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया उस पर नहीं लगेंगे तो एनिमल की डेड बॉडी जो है ना, वो डेड बॉडी काफ़ी टाइम तक वहाँ पर पड़ी रहेगी और ख़राब सी स्मेल बनाएगी, जिससे और सब एनिमल जो है या ह्यूमन भी काफ़ी इन्फेक्ट क्या होगा, उससे असर पड़ेगा हम लोग के ऊपर। ठीक है, तो स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी एयर पोल्यूशन एक तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो जाती है इस तरह से। तो इसलिए बैक्टीरिया और जो फंगस है ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग भी करते रहते हैं, सॉइल को भी न्यूट्रिएंट मिलता रहता है बॉडी से, और चीज़ें सड़ गल के जो है सॉइल में मिल जाती हैं, उसको सॉइल को भी न्यूट्रिशन मिल जाता है, न्यूट्रिएंट वापस मिल जाता है, एक तरह से मटेरियल की रिसाइकलिंग हो जाती है। और हम लोग के लिए भी जो है सिचुएशन कंफर्टेबल हो जाती है कि वहाँ पे कोई चीज़ अगर ख़त्म हो गई है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के इसके माइसीलियम होते हैं। ठीक है, कुछ सेप्टिक माइसीलियम जो होता है, इसका बॉडी जो होती है फंगस की तो एक जाल के जैसी होती है, इसलिए हम माइसीलियम कह देते हैं, बहुत सिंपल सी बॉडी होती है। हालांकि कभी कभी जो आप मार्केट में मशरूम वगैरह देखते होंगे तो उसमें आपको माइसीलियम नहीं दिखता होगा क्योंकि वो फ्रूटिंग बॉडी है। माइसीलियम जो होता है जनरली के नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसमें भी एक थ्रेड जो होता है वो हाइफा होता है। ठीक है, कुछ माइसी और ये क्या करते हैं कि सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होती है और ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं, फूड मटेरियल को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं फंगस जो है। सेप्टेट इनकी बॉडी होगी, कुछ की फंगस की बॉडी सेप्टेट होती है, माइसीलियम सेप्टेट होती है, बीच में सेप्टम होते हैं, यानी अलग अलग सेल देखने को मिलती हैं। और सिनोसिटिक जब होगी तो यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे, वहाँ पे सेप्टा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन के मोड की, कि सैप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी, यानी डेड चीज़ों से भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे होते हैं और चीज़ों को इन्फेक्ट करके उनसे भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उनको डिसीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमने बात की रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया कि असेक्सुअल सेक्सुअल दो तरीका है। सेक्सुअल में वो स्पोर, एस्कोस्पोर और बसीडियोस्पोर तरह तरह के स्पोर बना रहे हैं, और स्पोर बनाने से पहले भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस बोल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आई होप आपको इस लेक्चर की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप, या कोई भी क्वेरी है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, किसी भी चीज़, किसी भी तरह की लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ ना समझ में आई, किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर उसको पूछ सकते हैं, हमारी वीडियो में या हमारे चैनल पर पोस्ट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसकी भी लिंक इस चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से भी अपनी क्वेरी या अपना कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का, हमारे लिए एटीपी का काम करता है, ताकि इस तरह के और लेक्चर्स आपके लिए ला पाएँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हों, आपके नीट एग्ज़ाम निकालने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।